हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है। मैं एक स्पाइन सर्जन हूँ और आज हम लोग एपिसोड 21 में आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले सवाल के साथ मैं शुरू करता हूँ। पहला सवाल पूछा है दिव्या कुमारी जी ने। दिव्या कुमारी जी ने पूछा है कि उनके केस में L4 L5 फ्यूजन सर्जरी हो रखी है और फ्यूजन सर्जरी के बाद कितने % ये चांसेस होते हैं कि एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज़ या एडजेसेंट सेगमेंट डीजनरेशन उनको होए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे ख्याल से जो भी इन्फॉर्म्ड पेशेंट हमारे पास आते हैं, जो लोग थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में और जो फ्यूजन सर्जरी को ऑप्ट करते हैं, वो बहुत कॉमनली ये सवाल हमसे पूछते हैं। तो मैं इसका जवाब ज़रूर देना चाहूँगा दिव्या जी, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस वंडरफुल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, एडजेसेंट सेगमेंट डीजनरेशन को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है या फिर डिवाइड किया जा सकता है। पहला, रेडियोलॉजिक एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज, मतलब ऐसी ASD जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सरे या MRI में दिखाई दे रही है, उससे मरीज को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, या फिर जो रेडियोलॉजी में मार्क करने लायक है। दूसरी, ऐसी जो कि सिम्टम प्रोड्यूस कर रही हो, सिम्टोमेटिक एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज, या फिर जिसकी वजह से सिम्टम्स मरीज को आ रहे हों। और तीसरी, एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज रिक्वायरिंग फ्यूजन सर्जरी अगेन, या फिर इतनी सीवियर एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज जिसकी वजह से फ्यूजन सर्जरी की फिर से ज़रूरत पेशेंट को पड़ जाए। तो देखिए, एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज की अगर मैं बात करूं, वो वाली जो कि सिम्टोमेटिक होती है या जो पेशेंट में सिम्टम्स लाती है, वो अप्रॉक्सीमेटली 11 से 12% होती है। ये एक एवरेज है। 11 से 12% लोग वर्ल्ड एवरेज में प्रेजेंट करते हैं एडजेसेंट सेगमेंट डिजीज के साथ, जिनको के सिम्टम्स आते हैं। पर किन लोगों की सर्जरी होती है फिर से, वो होते हैं काफ़ी कम। ओनली 7% पीपल, 7 to 8% कह सकते हैं। 7 to 8% ऐसे लोग होते हैं जिनको के फ्यूचर में एडजेसेंट सेगमेंट डीजनरेशन की वजह से सर्जरी की फिर से ज़रूरत पड़ सकती है। और अगर बात करें रेडियोलॉजी की या फिर MRI में एडजेसेंट सेगमेंट डीजनरेशन कब दिखता है, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये लोग 12-15% से लेके 85% तक हो सकते हैं, 85% तक हो सकते हैं, जिनको कि रेडियोलॉजी में तो प्रॉब्लम दिख रही है, बट रियलिटी में या तो उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही, या फिर उनको किसी भी इंटरवेंशन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो ये रेडियोलॉजी के हिसाब से बहुत लोगों में होता है, सिम्टोमेटोलॉजी के हिसाब से कम लोगों में होता है, और सर्जिकल नीड के हिसाब से बहुत कम लोगों में होता है। तो अगर आपको कोई फ्यूजन सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्यूजन सर्जरी करा सकते हैं। बहुत रेयर चांस हैं कि इसकी वजह से आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़े। और अगर फ्यूजन सर्जरी की रिक्वायरमेंट है और सीरियसली आपके डॉक्टर आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप फ्यूजन सर्जरी कराएं और आपका डीकम्प्रेशन सर्जरी से काम नहीं चलेगा, तो फिर उसको करा सकते हैं, क्योंकि अभी भी तो सिम्टम्स इतने हैं कि जिससे आपको प्रॉब्लम हो ही रही है। तो बेटर है कि आप सर्जरी कराएं और कोशिश करें कि एडजेसेंट सेगमेंट डीजनरेशन आगे ना हो। उसके लिए आप एक्सरसाइज, फिटनेस और अपने रूटीन को अच्छा रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सवाल पूछा है मोहनलाल प्रजापति जी ने। मोहनलाल प्रजापति जी ने पूछा है कि यदि डिस्क बल्ज, हर्निएटेड डिस्क, एक्सट्रूडेड डिस्क या किसी भी डिस्क सर्जरी में डिस्क रिमूवल के बाद जो डिस्क हाइट है वो उतनी ही रहती है या कम हो जाती है। तो मोहनलाल जी, अच्छा सवाल है। इसमें क्या होता है कि अगर डिस्क थोड़ी निकली है, बहुत छोटा सा हर्निएशन है, तो डिस्क हाइट पे कोई भी खास फर्क नहीं पड़ता। पर यदि बहुत बड़ा हर्निएशन है और थोड़ी सी इंट्राडिस्कल डिस्क भी निकाली गई है, तो डिस्क हाइट कम हो सकती है। और स्पेशल केसेस में जिनको रिपीटेड हर्निएशन हुआ है, डिस्क हाइट बिल्कुल कोलैप्स भी कर सकती है। और डिपेंड करता है डिस्क कितनी बाहर आई, डिस्क कितनी डीजनरेट हुई और डिस्क कितनी डीजनरेटेड डिस्क डिजीज या ड्राइड डिस्क डिजीज का पार्ट बन चुकी है। अगर ये एडवांस समस्या है तो डिस्क हाइट काफ़ी नीचे आ जाएगी, जिससे और भी सिम्टम्स पेशेंट को आ सकते हैं, जैसे बैक पेन या लेग पेन। या फिर अगर ये बहुत कम हाइट कम हुई है तो फिर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, डिस्केक्टमी के बाद आप काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट सवाल यूनिस खान जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि उनको C4 C5 का बचपन से फ्यूजन हो रखा है और C3 C4 पे उनको शायद डिस्क डिजीज़ है, जिसके लिए उनको एडजेसेंट डिस्क रिप्लेसमेंट की सलाह दी जा रही है। उनको क्या करना चाहिए? तो देखिए यूनिस जी, अगर आपके डॉक्टर्स आपको सलाह दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से शायद सही दे रहे होंगे और आपको सर्जरी की तरफ जाना चाहिए।
पर मेनली मैं अपने पेशेंट्स में जब सलाह देता हूँ तो बेसिकली C3 C4 में जो डिस्क है वो आपके हाथों में कोई सिम्टम ला रही हो, आपके पैरों में कोई सिम्टम ला रही हो, आपको लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत हो, वीकनेस हो, आपको कोई ऐसा सिम्टम आ रहा हो जिससे कि आपकी लाइफस्टाइल अभी या फ्यूचर में ख़राब हो सकती है, या फिर आपके सर्वाइकल कॉर्ड के सिग्नल चेंज हो रहा हो, MRI पे कॉर्ड का रंग बदल रहा हो, कॉर्ड पतली पड़ रही हो, कॉर्ड सफ़ेद पड़ रही हो, तो ऐसे केसेस में अच्छा है कि आप सर्जरी की तरफ जाएं और अपने डॉक्टर या स्पाइन सर्जन को अपने MRI को दिखाएं। और अगर वो कहते हैं ADR या ADS या ADF इनमें से किसी भी सर्जरी के बारे में आपको बताएं तो वो आप करवा सकते हैं बेधड़क होके, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में मिलते हैं। हम बहुत सारे रेगुलर इन पेशेंट्स की सर्जरी पेशेंट्स को करते हैं और अच्छे रिजल्ट्स दे पाते हैं। नेक्स्ट सवाल चंदन सिंह जी ने पूछा है, और चंदन सिंह जी ने पूछा है कि उनको शिफ्टिंग बैक पेन है, इसमें क्या करना चाहिए। चंदन सिंह जी, शिफ्टिंग बैक पेन या फिर माइग्रेटरी बैक पेन जो होता है वो एक स्पेशल तरह का बैक पेन है जो कुछ स्पेशल तरह की डिजीज़ में होता है। ऐसा बैक पेन कई तरह की आर्थराइटिस होती हैं उसमें होता है, कई तरह की न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें होता है, कई कारणों से ऐसा बैक पेन होता है। अब उन्होंने ये पूछा है कि क्या सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो देखिए, शिफ्टिंग बैक पेन अगर फोकल है या फिर किसी पैथोलॉजी से एसोसिएटेड है जो कि सर्जिकली ट्रीटेबल है, ऐसे केस में तो हम ऑपरेशन रेकमेंड करते हैं। जैसे किसी को स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की वजह से शिफ्टिंग बैक पेन भी होता है। पर अगर शिफ्टिंग बैक पेन में पैथोलॉजी लोकलाइज नहीं हो पा रही है और सर्जरी से उसका इलाज संभव नहीं है, ऐसे केस में आपको दवाइयों से, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज से और कभी कभी इंजेक्शन से काम चलाना पड़ता है। और कभी कभी रिमेटोलॉजिस्ट बहुत अच्छे इलाज की तरफ आपको अग्रसर कर सकते हैं और सही इलाज आपको बता सकते हैं, जिससे कि आप अच्छा पेन फ्री जीवन व्यतीत कर सकते हैं बिना किसी मेजर ट्रबल के, और बढ़िया और बहुत बढ़िया रेमिशन या फिर पेन फ्री टाइम अचीव किया जा सकता है इस तरह के प्रोसीजर्स से। थैंक यू। एक और सवाल आया है जिन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, बट उन्होंने बताया है कि उनकी ओपन सर्जरी को 6 महीने हो गए और सर्जरी से पहले उनको जिस लेग में दर्द था अब उनको उसके अपोजिट लेग में दर्द आ रहा है, और ये जो दर्द उनको आ रहा है ये दर्द पहले के मुकाबले काफ़ी कम है और स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट भी नेगेटिव है। तो ये जानना चाहते हैं ऐसा दर्द क्यों हो रहा है। तो देखिए सर, इस तरह का दर्द कई पेशेंट्स को हो सकता है और ये दर्द का कारण जानने के लिए MRI करना बहुत ज़रूरी है, और जिन डॉक्टर साहब ने आपकी सर्जरी की है वो भी इस बारे में आपको अच्छी तरह कमेंट कर पाएंगे कि अंदर जब उन्होंने सर्जरी की तो उन्होंने क्या देखा, नर्व्स कितनी कंप्रेस थी, नर्व्स पे कितना दबाव था, नर्व के ऊपर कहीं कोई फ्लेवम या कोई चीज़ चिपकी हुई तो नहीं थी। ऐसी कई सारी चीज़ें हमें सर्जरी के दौरान पता चलती हैं और उनको हम प्रत्यक्ष देखकर ही सही बात और सही इलाज बता पाते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने प्राइमरी डॉक्टर जिन्होंने सर्जरी की है उनसे बात करें, उनके साथ मिलकर अगर ज़रूरत हो और अगर उनके सजेशन पे कोई एक्सरे या MRI वो रिकमेंड करें उसे कराएं, और उसके बाद ही आगे बढ़ें अपनी प्रॉब्लम के बारे में, जैसे कि आप सही राह की तरफ जा पाएँ और सही इलाज पा पाएँ। मैं आशा करता हूँ आप जल्दी ही ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन था इस सीरीज़ का। इस सीरीज़ के इस लास्ट क्वेश्चन के बाद मैं आपको बोलता हूँ कि नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग फिर से हाजिर होंगे। हमें आपका बहुत प्यार मिलता है, बहुत सारे सवाल आप पूछते हैं, बहुत सारे जवाब हम देने की कोशिश करते हैं, और इन सारे सवाल जवाब की वजह से मेरा और आपका एक नाता बन जाता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कुछ लोगों के जवाब देके कुछ सही जानकारी लोगों तक पहुँचा पाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा जो भी आप सवाल लिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब देने के लिए। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका। थैंक यू।